देखो अभी तक हमने जितने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए वो सब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के थे, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स आए सबके सब न्यूट्रल थे। अगर हमारे पास चार्ज्ड स्पीशीज आ जाए, चार्ज स्पीशीज, जैसे मान लो कोई मुझे कहे कि हमें कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कुछ आइडिया? सर इलेक्ट्रॉन वो करके लेंगे, देखो ऐड करके। अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज है तो प्रोवाइड दैट नेगेटिव चार्ज, प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर हमें कभी भी नेगेटिव चार्ज दिया है तो नेगेटिव चार्ज हमें किसको देना है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर तुम्हारे पास 1 यूनिट से ज़्यादा का नेगेटिव चार्ज है, या ऐसे लिख लो, डू नॉट प्रोवाइड more than 1 unit of negative charge, 1 unit of negative charge to any element। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना चार्ज है, -2, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन है, ऑक्सीजन। तो मैं एक ऑक्सीजन को -2 चार्ज नहीं दे सकता, एक ऑक्सीजन को मैं मैक्स टू मैक्स -1 चार्ज दे सकता हूँ। तो मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 में से मैंने 2 को तो -1 दे दिया और एक मेरा न्यूट्रल ऑक्सीजन। ये क्लियर या नहीं? सर इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हाँ, तो ऑक्सीजन, फिर हम, बोलो 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 क्या बोलो। तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव को देना नहीं है। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव को ही देना है, प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बस 1 यूनिट का चार्ज दे सकते हैं, उससे ज्यादा का चार्ज नहीं दे सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही ऑक्सीजन को दोनों के दोनों यूनिट्स दे दिए। देना ऑक्सीजन को ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, लेकिन 1 यूनिट से ज्यादा नहीं देना है। सर अगर चार्ज ज्यादा होता और ऑक्सीजन कम होते तो वो फिर कार्बन पे जा सकता है। फिर तो करने नहीं नहीं, फिर तो इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा कुछ करना है। देखो बेसिकली मैं O-2 क्यों नहीं बना सकता, उसके पीछे का रीजन समझो। अगर मैंने O-2 एक ही ऑक्सीजन को 2 नेगेटिव चार्ज दे दिया, अच्छा ऑक्सीजन के पास नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। यस सर। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,6। अगर हम नॉर्मली देखें तो शॉर्ट बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 तो कोवलेंट बॉन्ड्स। अब मान लो मैंने इसको 2 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। यस सर। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8। तो अब तो ये स्टेबल हो गया पहले ही, तो ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। अगर ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो फिर ये मॉलिक्यूल में कैसे रहेगा, क्लियर? यस सर। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को मैं -2 दूंगा तब भी चलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन -2 के बावजूद भी बॉन्ड बनाएगा। बस ऐसा ध्यान रखना कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि -2 नहीं दे सकते। हम -2 इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि, क्योंकि -2 देते ही फिर वो बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। सर बस हमें वो चेक करना है कि अगर -2 चार्ज दे रहे हैं तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। ओके सर। ठीक है। तो अब अपने पास 2 O-1 है, यहाँ लिखा रहने देते हैं। अब अपने पास देखो CO3 -2 था,
तो CO3 चार्ज -2 के अंदर हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, एक न्यूट्रल ऑक्सीजन पड़ा है और 2 O-1 है। ये चीजें क्लियर या नहीं? यस सर। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड्स। यस सर। ऑक्सीजन 2 तो बॉन्ड्स। O-1 कितने बॉन्ड बनाएगा? सर एक। ये 1 बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये भी 1 बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बना रहा है? कार्बन। तो ये बन गया सेंट्रल एटम। क्यों बना? बिकॉज फॉर्मिंग मैक्सिमम बॉन्ड्स। जो ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है वो सेंट्रल एटम है। ठीक, अब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। अब कार्बन को हमने सेंटर में लगा दिया। इसके आसपास मुझे 3 ऑक्सीजन लगाने हैं बेसिकली, एक O-1, एक O-1 और एक न्यूट्रल ऑक्सीजन। फिर हमने क्या कहा था कि अरेंजमेंट करने के बाद साइड एटम्स के बॉन्ड बनाओ विद सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। एंड O-1 कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। एंड ये O-1 भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। बन गया स्ट्रक्चर। क्लियर? देखो कार्बन के ऑटोमेटिकली 4 हो गए ना, 1 2 3 4। कोई डाउट? नो सर। अब से हम डॉट स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहे हैं, हम इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। फिलहाल एक मैं डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ कि नेगेटिव चार्ज वाले का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे क्योंकि हमारा मेन यही है काम। अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाना भी पड़ जाता है इसका, तो कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 मैं यहाँ शो कर देता। यहाँ क्यों शो किए 2? क्योंकि मुझे 2 बॉन्ड्स यहाँ बनाने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे शेयरिंग में। एक बॉन्ड ऊपर की तरफ बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि 1 बॉन्ड यहाँ पे भी बनाना है। फिर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ शो कर देता हूँ क्योंकि मुझे 2 बॉन्ड्स बनाने हैं। एंड द रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास शो कर देता हूँ। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये O-1 है, तो इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 7 में से 1 यहाँ शो कर दिया, बाकी के 6 यहाँ पे। कोई डाउट? नो सर। सिमिलरली इसमें एक ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर देते हैं। तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने गया, सिमिलरली यहाँ पे एंड यहाँ पे ऑक्सीजन ने जितने जितने बॉन्ड बनाए थे उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स उठा लिए। यहाँ 2 बॉन्ड बनाए थे तो 2 इलेक्ट्रॉन उठा लिए कार्बन के। यहाँ 1 बॉन्ड बनाया था तो 1 इलेक्ट्रॉन उठाया। यहाँ पे भी 1 बनाया था तो 1 इलेक्ट्रॉन उठाया। अब कार्बन भी इनसे 1 इलेक्ट्रॉन, जितने जितने बॉन्ड बना रहा है उतने उतने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक, बनाओ इसे। ऊपर वाला भी लिखना है साक्षी? यस सर, ये तो बना दिया, लिखना है बस।
सर डन। डन। इसके बाद मुझे सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बना के बताओ। SO4 चार्ज -2। अच्छा, सल्फर का थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी के लिए याद रखो फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते थे। ये 3 और 5 दोनों वैलेंसी शो कर सकता है। सल्फर 2, 4, 6, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अभी आगे जाके जब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, जो नया कंसेप्ट आएगा वो सब इसको एक्सप्लेन करेगा, लेकिन अभी पुराने कंसेप्ट के हिसाब से तुम्हें याद ही रखना होगा। तो मुझे इस हिसाब से सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बताओ। देखो, सल्फर के साथ 2 O-1 लगेंगे एंड 2 नॉर्मली ऑक्सीजन लगेंगे, यही है। यस सर, बस अरेंजमेंट दूसरी हाँ है। बस वो कोई चक्कर नहीं है। बेसिकली 2 न्यूट्रल ऑक्सीजन होंगे जो डबल बॉन्ड बनाएंगे एंड 2 O-1 रहेंगे जो सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक। यस यही है। इसके बाद हम लोग कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। मान लो हमें कोई ऐसे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाना है, एसिड्स का, बेसिकली स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिड्स ऐसे लिख लेते हैं। लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिड्स। अब एसिड जितने भी होंगे ना, हमने इनऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ने हैं बेसिकली। इनऑर्गेनिक एसिड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर OH होता है उसको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर OH होगा। अब क्या होगा, जैसे तुम्हें कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा H2CO3, तुम्हें कहेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तुम्हें खुद देखना है कि इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो whenever a compound contains both oxygen and hydrogen, try to form OH bonds, ठीक है। तो जितना हो सके उतने OH बनाओ। जब कंपाउंड के अंदर तुम्हारे पास ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो तुम्हें क्या ट्राई करना है कि तुम उसके अंदर OH बॉन्ड्स बनाओ। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑक्सीजन है तो एंड 2 हाइड्रोजन है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं 2 OH बॉन्ड्स बना लूं किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरे दोनों हाइड्रोजन यूटिलाइज हो जाएंगे। अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं तो मेरे 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, 2 हाइड्रोजन यूज हो गए। अब बचेगा क्या क्या, एक कार्बन बचेगा और एक न्यूट्रल ऑक्सीजन बचेगा। अब ये ऑक्सीजन की बात करें, देखो इस वाले ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखा है हाइड्रोजन के साथ, तो ये अभी और कितने बॉन्ड बनाना चाहता है? एक और बॉन्ड बनाना चाहता है। सिमिलरली दिस ऑक्सीजन एक बॉन्ड और बनाना चाहता है। कार्बन तो अभी न्यूट्रल है एंड 4 बॉन्ड्स बनाना चाहेगा, एंड ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहेगा, ठीक। तो कार्बन को सेंटर में रखते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड वो बना रहा है, एंड इसके आसपास 2 OH लगा देता हूं। पहले तो वो जैसे मर्जी लगा दो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कोई चक्कर नहीं है, एंड एक डबल बॉन्ड O लगा देता हूं, बन गया। तो देखो कार्बन के ऑटोमेटिकली 4 बॉन्ड्स हो गए, 2, 3, 4। इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ है, एक हाइड्रोजन के साथ स्टेबल,
हर एक एटम को बस एंड में चेक कर लेना कि वो जितने बॉन्ड्स बनाना चाहता है क्या वो बने हुए हैं, स्टेबल है। तो यहाँ पे हर एक एटम की वैलेंसी स्टेबल है। कोई डाउट? सर OH ऐसे साथ में लिखना है? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे बॉन्ड भी शो कर सकते हो, लेकिन जब हम आगे जाएंगे चैप्टर में तो हम ऐसे ही लिखा करेंगे बेसिकली OH। हम कभी बॉन्ड शो नहीं किया करेंगे उसका, मतलब वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा कि बॉन्ड है उसमें। ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसे लिख लो, कोई इशू नहीं है। कोई डाउट साक्षी? नो सर। करो नोटिस है। इसको नोट करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड ट्राई करो, H2SO4, उसका स्ट्रक्चर बनाओ। सर डन। डन। बताओ कैसे बनाया? सर पहले एक S बनाया, हाँ, फिर एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड O है, 2 डबल बॉन्ड O है, और सर दो OH है। 2 ठीक ठीक ठीक, ये भी ठीक है। एक मुझे बनाओ फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4, इसका ट्राई करो जरा। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसे। इसे ट्राई करो। सर तीन OH है, 3 OH है, एंड सर एक डबल बॉन्ड O है। 1 डबल बॉन्ड O है, बस। सर तीन OH है। अच्छा, 3 OH, ठीक 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 है। इसके बाद H3PO3, देखो एक एक ऑक्सीजन कम कर रहे हैं। पहले था H3PO4, अब है H3PO3। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर सर तीन OH है। 3 OH है, अच्छा यहाँ पर तो एक्सेप्शन आएगी। नहीं साक्षी, इसको और हटा दो वहाँ से। स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अलग है थोड़ा सा। यहाँ पे 3 OH बन सकते हैं, एंड हर एक एटम की वैलेंसी भी स्टेबल होगी अगर वो उस तरीके से करते हैं, लेकिन असली स्ट्रक्चर इसका ये है। बेसिकली इसमें 3 हाइड्रोजन है, लेकिन उनमें से 2 ही ऑक्सीजन के साथ लगे हैं,
एक अकेला लगा हुआ है एंड एक ऑक्सीजन अकेला लगा हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करें। ओके सर। एंड एक और है अपने पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड, वो भी देख लेते हैं। ये बना लिया या इसके नीचे बना लेते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है H3PO2। इसका भी स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। इसमें भी दो OH बन सकते हैं लेकिन बनते नहीं हैं, ठीक है। इसमें भी सिर्फ एक ही OH बनता है एंड एक OH बनता है, बाकी दो हाइड्रोजन्स अकेले पड़े हो। बेसिकली तुम इस तरीके से याद कर सकते हो कि फॉस्फोरस की वैलेंसी तीनों में ही 5 है। 3 में वो स्टेबल नहीं है, वो 5 में ज़्यादा स्टेबल है तीनों एसिड्स। तो 5 बनाने हैं हमें, 5 के हिसाब से अगर हम देखें तो यही बन सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। कोई डाउट यहाँ तक? ओजोन, ओजोन का मैं बनवाता हूँ, देखो ये थोड़ा अलग है। ये ओजोन 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 का बनाने से पहले ना एक छोटा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की इंट्रोडक्शन सुनो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर में आगे करेंगे, फिलहाल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेसिकली, देखो आयनिक में हमने क्या पढ़ा कि एक मेटल है एक नॉन मेटल है। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको? नॉन मेटल। डोनेटिंग, गेनिंग। वो कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि कोवेलेंट के अंदर शेयरिंग है। अगर दो एटम्स को बॉन्डिंग करनी है तो जितने इलेक्ट्रॉन ए डालेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन बी को भी डालने होंगे। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब बात आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक ही एटम होता है, वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये डोनर है एक तरह से, इसको हम बोलते हैं डोनर। एंड ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे एंड एक साथ दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इसको एक साथ दो इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। एंड इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो सिंबल है, दिस रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है, इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड an electron rich species donates its lone pair of electron to electron deficient species. क्लियर? कोई डाउट? नो सर। तो जहां जहां पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मान लो बी को दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी और ए के पास कोई एक ऐसा एटम पड़ा होगा हमारे पास जिस पे लोन पेयर पड़ा होगा, तो हम वहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बी को इलेक्ट्रॉन वो प्रोवाइड कर दिया गया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोवेलेंट के अंदर। कैसे करते हैं वो देखो।
conversion of coordinate bond into covalent. होता क्या है इसके अंदर, तुम्हारे पास अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया हुआ है या तुम्हें पता है कि इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो जहां से वो शुरू हो रहा था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दो, जहां पे वो खत्म हो रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दो, एंड अब दो एटम्स के बीच कोऑर्डिनेट की जगह कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड ये हो गया कोवलेंट में कन्वर्ट। कुछ नहीं करना, बस जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जिस पे जा रहे हैं वहां नेगेटिव चार्ज, इतना नोट करो। फिर मैं स्ट्रक्चर्स पे आता हूँ, स्ट्रक्चर शुरू करते हैं इस पे। ठीक साक्षी, सिंपल सा है कि जैसे ही हमने ये ऑक्सीजन के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, स्टेबल हो गए, ठीक है ना। एंड तीसरे वाले के लिए कोई कोवलेंट बॉन्ड की पोजीशन बच नहीं रही थी, क्योंकि इसने दो दो बॉन्ड बनाता है, बना लिए, ये भी दो बॉन्ड बनाता है, बना लिए। तो फिर हमने क्या किया है लास्ट में, इसका लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंपल, क्योंकि इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे एंड यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े थे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। या तो ऐसे बना लो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट में कन्वर्ट करके दिखा दो। यहाँ पे कोवलेंसेस सेटिस्फाइड होंगी, क्योंकि अगर हम O प्लस की बात करें, O प्लस के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 5। तो शॉर्ट बाय 3, 3 बॉन्ड बना रहा है, एंड O माइनस 1 एक ही बॉन्ड बनाता है, हमने देखा है। क्लियर? यस सर। अब इन तीनों के ट्राई करो। H3PO4 तो बनवा ही चुके हैं, बना लिया है, ये ट्राई करो दोनों। एंड नाइट्रेट आयन बना लिया? नहीं, ट्राई करो 2 3 एंड 5, डबल बॉन्ड O आंसर एक सिंगल ओ, उस पे माइनस चार्ज है एंड एन पे प्लस चार्ज है। ठीक, या तो इसको ऐसे बना लो या फिर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। NOH डबल बॉन्ड O, यहाँ तक तो हमने बना लिया। एंड इसका जो एक लोन पेयर है वो डोनेट कर दिया है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर? गुड आउट। नो सर। एंड HNO2 सर एन एंड डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड O एंड सिंगल ओ एच। विथ नॉर्मल है निट्रस एसिड, ठीक है, HNO2, ठीक है। नाइट्रेट आयन, सर ये एन डबल बॉन्ड ओ N डबल बॉन्ड O एंड दो सिंगल बॉन्ड ओ एंड सर सिंगल बॉन्ड वाले ओ पे -1 नेगेटिव। चार्ज, एक पे -1, इस पे +1, ऐसा ही। सर इस पे एन पे मैंने +2 करा है। हाँ, +2 नहीं होगा बच्चे, अगर +2 लगाओगे फिर तो ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, फिर तो ये NO3 बन जाएगा ना। फिर तो ये NO3 बन जाएगा। सर तो क्या करेंगे इसका आंसर? इसका आंसर या तो यहाँ पे +1 करो, +1 करने से ठीक हो जाएगा। देखो, -1 -1 +1, तो एक +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या चीज़, NO3 -1। लेकिन हमेशा चार्ज स्ट्रक्चर बनाने से, चार्ज स्ट्रक्चर तब बनाओ जब मतलब और कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते थे,
-1 हमें दिखाना है तो हम -1 तो दिखाई देते हैं। एक ऑक्सीजन जो रह गया उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर देते हैं। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। ठीक ठीक ठीक। इसके बाद इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं? इसका ट्राई करो, आंसर बताओ। साक्षी, आंसर आया? नहीं सर। चलो देखो, ClF3 देखते हैं। देखो जो एटम कम है ना वो सेंटर में होगा, ये तो क्लियर है। जैसा कह रहा है वैसा बनाते चलते हैं। ClF3 मतलब 3 क्लोरीन इसके आसपास होंगे, और हर एक क्लोरीन एक एक बॉन्ड बना रहा होगा। अच्छा, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। 7 में से 3 तो इसने यूज कर लिया बॉन्डिंग में, बचे कितने? 4। 4। तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? बिल्कुल पूरा है। 6 इलेक्ट्रॉन तो इसको ऑक्टेट से भी ज़्यादा है। नहीं, ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट से ज़्यादा है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो ये फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? सर ऑक्टेट से कम नहीं हुए? 2, 4, 6, 8, 10। यस सर। ठीक है ना, आसपास में मतलब लोन पेयर भी काउंट होंगे। ऑक्टेट रूल को वही फॉलो करेगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सराउंडिंग्स में, 8 से कम नहीं, 8 से ज्यादा नहीं। ठीक। सर ऐसे तो फ्लोरीन में भी है 2 7, तो उसके पेयर नहीं काउंट करेंगे? नहीं, हम सेंट्रल एलिमेंट चेक करते हैं हमेशा। साइड एटम तो हमेशा स्टेबल होगा, कभी भी चेक कर लो किसी भी स्ट्रक्चर में साइड एटम हमेशा स्टेबल होता है, सेंटर एटम में दिक्कत आती है। ठीक है। ओके। PCl3 में फॉस्फोरस को हमें सेंटर में रखना होगा क्योंकि सिंगल वही है, एंड इसके आसपास 3 क्लोरीन लगाने पड़ेंगे, एंड हर एक क्लोरीन 3 3 बॉन्ड बनाएगा, एक एक बॉन्ड, तो ओवरऑल 3 बॉन्ड बन जाएंगे। फॉस्फोरस के पास अगर हम देखें तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 मिनट बोलो आर्यन। चलो देखो, फॉस्फोरस सेंटर में था, 3 क्लोरीन है आसपास, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंशियल में, 3 तो यूज हो गए, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। यस सर। ठीक है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8।
2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। क्लियर साक्षी? यस सर। इसी तरह से बाकी करने हैं। जीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2 2 फ्लोरीन लगाने हैं। अब जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 में से 2 तो यूज हो गए, बचे कितने? 6। सर ये तो फॉलो नहीं करेगा। हाँ, ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि 6 तो वैसे ही बचे हैं एंड 4 इलेक्ट्रॉन वैसे आ जाएंगे साइड से। BCl3 तो वैसी एक्सेप्शन थी, हमने एक्सेप्शन में लिखा था, ये फॉलो नहीं करेगा, है ना। BrCl देखो, BrCl हर एक हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो उसमें यूज कर लिया है, 6 और पड़े होंगे, मतलब 3 लोन पेयर्स पड़े। अब यहाँ पे तुम सेंटर किसी को भी नहीं कह सकते क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो दोनों को ऑक्टेट चेक करना पड़ेगा। तो दोनों ही स्टेबल हैं, दोनों ही ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ब्रोमीन के लिए भी काउंट होंगे, ये क्लोरीन के लिए भी काउंट होंगे क्योंकि शेयरिंग हो चुकी है। क्लियर? जिसमें दोनों सिंगल एटम हो तो उसमें लोन पेयर दोनों के काउंट करने हैं, या किसी का, मतलब किसी का नहीं करना, सॉरी। मतलब दोनों का ऑक्टेट रूल चेक करना है कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रोमीन के लिए भी देखा 2 4 6 8 सेटिस्फाइड, फिर मैंने क्लोरीन के लिए देखा 2 4 6 8 सेटिस्फाइड, तो मैंने कहा कि ये मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। कोई डाउट? नो सर। अब NO2 की बात कर लेते हैं। NO2 के अंदर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने स्ट्रक्चर बनाया था। अब जब ऑक्टेट रूल की बात आएगी तो तुम्हें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर चेक करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट नहीं चल पाएगा उसमें, कोऑर्डिनेट ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है कभी। तो हमेशा जब भी ऑक्टेट रूल पूछे तो चाहे चार्जेस लगाने पड़े, लेकिन तुम्हें न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। क्लियर? यस सर। तो ये NO2 है एंड नाइट्रोजन +1 में इसके पास हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उन 4 में से 3 यूज हो गए एंड एक रह गया। ठीक, एक रह गया तो ये वैसे ही ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ये तो मेरे ख्याल एक्सेप्शन में भी लिखा था हमने, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यस। ठीक है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो सिर्फ 2 ही कंपाउंड्स हैं जो फॉलो करेंगे, एक BrCl और एक PCl3। कोई डाउट? नो सर। साक्षी, क्या अमोनिया इस रूल को फॉलो करता है, NH3? क्या अमोनिया ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा? यस सर। ठीक ठीक ठीक, अमोनिया ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा क्योंकि एक लोन पेयर बचा होगा एंड 3 बॉन्ड तो 6 इलेक्ट्रॉन वहां से आ जाएंगे। ठीक, यस सर। ये ट्राई कर लेना एक बार, चाहे इसका आंसर लिख लो या क्वेश्चन लिख लो, मतलब इसको ट्राई करना या अभी कर लो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा। चाहे स्ट्रक्चर मत बनाओ, ओरली हो सकता है तो ओरली कर लो।
सर एक तो NO नहीं कर रहा। हाँ, एक तो NO नहीं करेगा, SO3 करेगा। यस सर। कैसे? सल्फर, ऑक्सीजन 3 लगाने हैं इसके आसपास, हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। सल्फर की एक्सटेंडेड कोवेलेंसी 6 होती है, वेरिएबल वैलेंसी कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जब इसने 6 बॉन्ड बनाए तो इसके आसपास तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर तो छोड़ ही दो, लोन पेयर तो होगा भी नहीं वैसे, लेकिन आउटर मोस्ट इमीडिएट सराउंडिंग में तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? तो ये रूल फॉलो नहीं करता है। ओके सर। BeF2, सर सल्फर में 3 और 5 नहीं होते? सल्फर में नहीं बच्चे, 2, 4 एंड 6। इसकी 3 वैलेंसीज हैं, या तो 2 या 4 या 6। या यस सर, वो P में है। ठीक है। BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड। क्या ये फॉलो करेगा? सर B का वो क्या है नंबर? 4। नहीं करेगा बच्चे। देखो बेरिलियम है, बेरिलियम के पास 2 फ्लोरीन लगे हैं, लोन पेयर तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि वैलेंस शेल में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, एंड दोनों के दोनों यूज हो गए। तो सिर्फ इसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन आए, ये तो ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड में से है। सर बाकी के 2 फ्लोरीन? बाकी के 2 फ्लोरीन मतलब हमने तो सेंट्रल एलिमेंट चेक करना होता है ना। सर BeF4 में मतलब 2 तो बी लगा एफ टू एफ टू एफ टू दिए। यस सर। ठीक है। XeF4 ट्राई करो इसके बाद। तो ये फॉलो करेगा? ये करेगा। IF7 चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 7 फ्लोरीन है तो मतलब 14 इलेक्ट्रॉन आ गए सीधे सीधे, तो ये कभी भी फॉलो नहीं कर सकता। सर ऐसे XeF4 भी तो डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन फिर उसमें लोन पेयर भी तो चेक करना पड़ेगा। लेकिन लोन पेयर है इसमें, ये फॉलो कैसे कर रहा है? तुमने पूछो XeF4। जिनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ये तो ऑक्टेट से ऊपर चला जाएगा, ये भी नहीं करेगा। सर एक बार ऑक्टेट रूल दोबारा बताना, क्या करते हैं स्टेप्स? स्टेप्स 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 देखो, Xe है जैसे XeF4, तो तुम्हें सेंट्रल एलिमेंट देखा जिनॉन, ठीक है, उसके आसपास 4 फ्लोरीन लगा दिए, और फिर साइड एटम्स के बॉन्ड बनाने होते हैं, तो हर एक फ्लोरीन का एक एक बॉन्ड बना दिया। अब लोन पेयर चेक करना होता है। जिनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, बचे कितने?
4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन बच गए मतलब इसके पास 2 लोन पेयर्स बच गए। क्लियर या नहीं? यस सर। तो 2 + 2 4 एंड 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन वहां से आ गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। यस सर, आ गया समझ। IF7 सर ये तो नहीं कर रहा। ये भी नहीं करेगा। H2 वैसे ही नहीं करता। Cl2 सर ये भी नहीं कर रहा। नहीं सर, ये कर रहा ये है। करेगा, करेगा। ये यस। करेगा, क्योंकि हर एक क्लोरीन का 6 तो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इसके पास। यस सर, अन सिंगल सिंगल चेक करना है उसको। ठीक है, तो ये कर जाएगा। यस सर। ठीक, तो इसका आंसर चेंज होगा असाइनमेंट में। ऑल एक्सेप्ट SO3 एंड Cl2। SO3 भी अभी नहीं करेगा। 3 बॉन्ड सल्फर 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 के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 के 6 यूज हो गए, 12 हो गए। ठीक है, नहीं करेगा। बाकी तो हमने कर लिया लूज डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, मेन शुरू करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हमने चेक कर ली थी। इलेक्ट्रोवैलेंसी मैंने तुम्हें बता दी थी। मैग्नीशियम क्लोराइड भी बता दिया था। कैल्शियम सल्फाइड, ये सब हो जाएगा ना। कैल्शियम सल्फाइड की कैसे बनाना है, बस वैलेंसीज चेक करके। यस सर, आंसर इस पे असाइनमेंट भेज देना, क्वेश्चंस करना है। मैं असाइनमेंट भेज दूंगा ये वाली। यहाँ से शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। Factors affecting the formation of, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर एक्चुअली पापा कह रहे हैं कि अभी क्लास लीव कर सकती हूँ। अच्छा, कहीं जा, बाहर जाना है। कोई बात नहीं, हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। कल